आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHIC 131, ठीक है, BHIC 131, ठीक है। भारत का इतिहास प्राचीन काल से लेकर के 300 ईस्वी तक, चाहे आप BAG में हैं या आपको जो अभी नया प्रोग्राम है BAM है उसके स्टूडेंट है, दोनों के लिए सेम ही बुक रहेगी, BHIC 131 रहेगी, ठीक है। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चैप्टर नंबर जो हमारा 4 क्या है, शिकारी संग्रहकर्ता पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य कृषि पशुपालन का आरंभ, ठीक है। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो पूरा पाषाण के बारे में खूब पूछा जाता है, पूरा पाषाण के औजार, पूरा पाषाण काल की बस्तियां या पूरा पाषाण काल जो है उसके वहां के लोगों का जीवन यापन का तरीका क्या था या क्या रहा होगा। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन इसमें आता है कि मध्य पाषाण काल के बारे में, ठीक है। पाषाण का मतलब तो पत्थर, ठीक है। पत्थर का जो टाइम था, चाहे पूरा पाषाण हो या मध्य पाषाण हो, इन दोनों में से क्वेश्चन आता है। और अगला है एक नव पाषाण काल, ठीक है। नव पाषाण काल, देखो पाषाण काल 3 प्रकार का है, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये तीनों पाषाण काल है। इसमें से आपके एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं और हर साल लगभग आता ही आता है, ठीक है। तो हम इन्हीं 2-3 क्वेश्चन को आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे, यानी सबसे पुराना पत्थर का जो समय है, जो काल है, उसी को बोला जाता है कि पूरा पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के नाम से इसको हम जानते हैं या कह सकते हैं कि इसको जाना जाता है। तो देखिएगा पूरा पाषाण युग में देखिएगा पूरा पाषाण संस्कृति का उदय अभिनूतन युग में हुआ है, यानी पूरा पाषाण जो संस्कृति है उसका उदय कह सकते हो कि अभिनूतन जो युग है 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। एक भूवैज्ञानिक काल है जिसमें युग अपने अंतिम चरण में था। करें भैया जो पूरा पाषाण काल है उस समय जो हिम युग है, आप सबको पता होगा कि पहले भैया धरती पर हर जगह पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी। क्या जमी थी? बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी। वो बर्फे धीरे धीरे पिघली हैं, तब जाकर के कह सकते कि ऐसी धरती बनी है। तो कह सकते कि वो जो ह्यूम युग है, जो बर्फ जो बर्फ जो पड़ी हुई थी जो पिघली है, उसका अंतिम काल है, लगभग पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस युग में धरती बर्फ से ढकी हुई है। क्या है? पूरा पाषाण काल में अगर आप लोग देखोगे तो पूरी धरती लगभग बर्फ से ढकी हुई थी और धीरे धीरे बर्फ जो थी वह पिघल रही थी, ठीक है। पूरा पाषाण काल में पत्थरों के औजारों को के संबंध में भारत में पुरातात्विक को भी मतभेद है। देखो अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल के जो लोग हैं वह पत्थर के कौन कौन से औजारों का प्रयोग करते हैं, इसको लेकर के इतिहासकारों के बीच में क्या भैया मतभेद है। कोई इतिहासकार कुछ कहता है, कोई इतिहासकार कुछ कहता है, यानी इतिहासकार जो है वह किसी एक बात पर या किसी एक पॉइंट पर एक मत नहीं है, ठीक है। यानी वो अलग अलग प्रकार की क्या कहते हैं, बातें कहते हैं। देखिएगा पूरा पाषाण काल की अगर हम औजारों की बात करें तो कुछ विद्वान कहते हैं कि तेज धारदार ब्लेड और लक्षण वाले काले उच्च पाषाण काल कहते हैं। कुछ लोग कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस समय धारदार ब्लेड और इसे कहते हैं उच्च पाषाण काल कहा जाता है। कुछ विद्वान उच्च पूरा पाषाण और यूरोपीय पूरा पाषाण संस्कृति से जोड़ते हैं, पर अब उच्च पूरा पाषाण काल का प्रयोग भारतीय, देखो पाषाण काल को जो हम लोग पूरा पाषाण काल की बात करते हैं इसको उच्च पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, या कुछ विद्वान इसको धारदार ब्लेड के काल के नाम से भी जानते हैं या कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण जो युग है यहाँ पर कौन कौन से औजारों का प्रयोग होता था, तो अगर आप देखेंगे कि भैया जो पूरा पाषाण काल है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पूरा पाषाण जो युग है ये 3 प्रकार का है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो अगर आप देखेंगे जो निम्न पूरा पाषाण काल, देखो पाषाण काल 3 प्रकार का है, जो पूरा पाषाण है वो 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, यानी 3 इसके टाइप है, 3 इसके प्रकार हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे जो निम्न पूरा पाषाण काल है
इसमें कौन कौन से औजार हैं? इसमें हाथ की कुल्हाड़ी, तक्षणी और काटने के औजार होते थे। जो सबसे पुराना पाषाण काल उसको कहा जाता है, निम्न पूरा पाषाण। अगला अगर आप देखेंगे तो फिर है भैया मध्य पूरा पाषाण। मध्य पूरा पाषाण काल जो है, इस समय उद्योगों को काटने के औजारों पर आधारित था। यानी यहाँ पर काटने के औजार बहुत ज्यादा थे, जो खास तौर से उद्योगों में इनका कह सकते हो कि ज्यादातर प्रयोग होता था। अगला हमारा है उच्च पूरा पाषाण काल। इस समय का जो उच्च पूरा पाषाण काल है, यहाँ पर खुरचनी खुरचनी मतलब समझते हैं? जैसे हम लोग कड़ाही को खुरचते हैं, उसी प्रकार से उस समय अगर किसी जानवर वानवर के लोग मारते थे, तो उसकी जो खाल होती थी, उसकी खाल में से कह सकते भैया मांस को खुरचा जाता था। इसलिए उसको यहाँ पर खुरचनी जैसे औजारों का क्या होते हैं, कह सकते हो कि यहाँ पर प्रयोग। यानी उच्च पूरा पाषाण काल में तक्षणी और खुरचनी जैसे औजार का प्रयोग। अब कह सकते कि जो पूरा पाषाण काल है, यहाँ पर कुछ और औजारों का प्रयोग होता था। का भैया कह सकते कि जो पूरा पाषाण काल है, तो पूरा पाषाण काल में कौन कौन से औजार हैं? जैसे हाथ की कुल्हाड़ी कौन सा औजार है? यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा औजार का प्रयोग किया जाता था? हाथ की कुल्हाड़ी। ठीक है, याद रखना क्या भैया? हाथ की कुल्हाड़ी। और हाथ की कुल्हाड़ी कैसी होती थी? इसका मूठा मूठा चौड़ा और आगे का हिस्सा पतला होता था। इसका प्रयोग काटने या खोदने के लिए जाता था। किसका प्रयोग? जो हाथ की कुल्हाड़ी है, इसका प्रयोग कह सकते हैं कि किसी चीज को काटने के लिए या खोदने के लिए करते थे, हाथ की कुल्हाड़ी का। अगला औजार क्या? चीरने के औजार प्रयोग होता था। कौन सा औजार है? यहाँ पर ये लोग कह सकते हैं भैया चीरने के औजार का प्रयोग करते थे, कि जिसकी दो धारी होती। दो धारी मतलब समझते, दोनों तरफ से पैना होता था, जो चीरने का औजार होता था। ठीक है, चीरने के लिए जो यूज करते थे। इसका प्रयोग पेड़ों को काटने, यानी पेड़ की जो खाल वाल है उसको काटने और चीरने के लिए प्रयोग करते थे। अगला है काटने का औजार। पूरा पाषाण काल में काटने का औजार अगर आप देखेंगे, ये बड़ा स्थूल औजार था, जिसमें एक तरफ धार होती थी और इसका प्रयोग काटने के लिए, यानी काटने का औजार में एक प्रकार से चौपर होता था। काटने के औजारों में एक टूल और यूज करते थे, जैसे काटने के लिए एक औजार और प्रयोग होता था। यह चौपर के समान बड़ा स्थूल औजार था, जिसमें दो धारी दार होती थी। दो धारी मतलब समझते हो? जैसे हमारे घरों में चाकू यूज होता है, चाकू एक ही तरफ से पहना होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी किसी घरों में, जैसे मेरे घर में एक चाकू है जो दोनों साइड से पहना है, यानी दोनों साइड से वो चलेगी। आप काट सकते हैं, जैसे सब्जी वब्जी काटते हैं ना। तो दो धारी मतलब समझते हो? यानी जिसमें ऐसी चाकू या ऐसा काटने का कोई भैया ऐसा सामान है जो दोनों तरफ से पहना होता है, इसको दो धारी बोलते हैं। ठीक है। और अगला एक औजार यूज होता जिसको बोलते थे परत। यह एक पत्थर का औजार होता था, जिसे पत्थर को तोड़ करके बनाया जाता था। पत्थर की सतह पर सकारात्मक समाघात करके सरभाग का एक नकारात्मक समाघात होता था। यानी एक पत्थर यूज होता था। देखो इस समय जितने भी औजार बनाए जाते थे, सारे पत्थर के ही बनाए जाते थे। ठीक है। और अगला एक औजार जो बहुत फेमस औजार है भैया, खुरचनी। यह एक पत्थर या ब्लेड जैसा होता था, जिसका किनारा धारदार होता था। ठीक है। इससे पेड़ की खाल और जानवरों का चमड़ा उतारने का। खुरचनी खुरचनी जैसे कढ़ाई नहीं खुरची जाती है, जैसे हम लोग उससे खुरचते हैं, तो उसी प्रकार से एक औजार है भैया खुरचनी। खुरचनी से लोग क्या करते थे? जैसे कोई पेड़ है, तो पेड़ की जो खालें होती थी, पेड़ की खाल खुरचने के लिए, या जानवर का जो चमड़ा होता था उसको खुरचने का औजार। और अगला जो औजार है तक्षणी। तक्षणी एक औजार बड़ा प्रयोग होता था। यह ब्लेड के समान होता था। ठीक है। इसके दोनों, इसका किनारा दोनों तलों के मिलने से बनता था। तक्षणी वाले हिस्से की लंबाई 2-3 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती थी। इसका प्रयोग यानी तक्षणी जैसे मुलायम पत्थर, हड्डी या गुफाओं की दीवारों की नक्काशी के लिए बड़ा प्रयोग करते थे। नक्काशी जैसे आजकल हम लोग छेनी का प्रयोग करते हैं ना, तो वैसे कुछ प्रकार का औजार होता था तक्षणी। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो पूरा पाषाण काल के कुछ औजार यहाँ पर बना रखे हैं। आप ये फोटो देखिएगा, ये फोटो में कुछ औजार देख लो। अगर आपके एग्जाम में पूरा पाषाण आता है, तो डायाग्राम में अगर आप इन कुछ औजारों को अगर आप बना देंगे, तो आपका थोड़ा नंबर ज्यादा आ सकता है। ठीक है। ये फोटो देख लो कैसे इसमें औजार बने हुए हैं। इस प्रकार का औजार पेंसिल से नहीं बनाना एग्जाम में। एग्जाम में कोई भी जो डायग्राम अगर कोई बच्चा बनाता है या स्टूडेंट बनाता है, तो सारे जो कुछ भी चित्र बनेगा, सारा पेन से ही बनता। कोई भी आप चीज को पेंसिल से नहीं बनाएंगे। ठीक है। और अगला हम लोग बात करेंगे पूरा पाषाण युग में बस्तियां कैसे हैं। यानी पूरा पाषाण की अगर हम लोग बात करें, यहाँ की बस्तियां कैसी थी।
यहाँ के लोग कैसे रहते थे, किस प्रकार से रहते थे। देखिएगा, शिकारी संग्रहकर्ता द्वारा पुरातात्विक औजारों और पुरातात्विक कोने को किन-किन क्षेत्रों से मिलते हैं। इन औजारों का क्षेत्रीय फौलाव पता लगाने पर न केवल हमें शिकारी संग्रहकर्ता के निवास स्थलों का पता चला, बल्कि उनके पर्यावरण की भी जानकारी मिली। अगर हम लोग बात करें कि जो हम लोग पूरा पाषाण पढ़ा है, भैया पूरा पाषाण जो है, ये हमको कहाँ-कहाँ से मिला है, इसकी बस्तियाँ, ये कहाँ पर पूरा पाषाण काल की जगहें मिली है, कहाँ? सबसे पहले अगर आप देखें कश्मीर घाटी के पश्चिम में अगर पीर पंजाल पहाड़ियाँ जो हैं, उत्तर हिमालय से घिरी हैं, यहाँ पर मिला है। यह कश्मीर के दिलदार नदी के किनारे पंचगांवा में एक हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, किंतु पूरा पाषाण युग के औजार कश्मीर से ज्यादा नहीं मिले। यानी कश्मीर घाटी से कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल की बस्तियां मिली हैं, लेकिन पूरा पाषाण के औजार हमको कश्मीर से नहीं मिले हैं। अगर मैं बात करूं पश्चिमी पंजाब और जो पाकिस्तान में पड़ा है, यहाँ से हम लोगों को कह सकते हो कि पूरा पाषाण काल की बस्तियां प्राप्त हुई हैं। सोहन घाटी से कह सकते हो कि हम लोगों को एक हाथ की कुल्हाड़ी और एक काटने का औजार मिला है, ठीक है। और अगर आप देखो सिरसा या यहाँ से कह सकते हैं कि हमें पूरा पाषाण काल के औजार भी मिले। अगला भाई पूरा पाषाण की बस्ती हमें लूनी नदी से मिली है। लूनी नदी कहाँ पर भैया? राजस्थान में है। आप लोग कह सकते हैं कि राजस्थान से भी पूरा पाषाण काल की हमको बस्तियां मिली हैं। यानी पूरा पाषाण काल के लोग राजस्थान में रहते थे, ऐसी जानकारियां मिली हैं। राजस्थान में लूनी नदी के आसपास कई पूरा पाषाण काल की बस्तियां मिली हैं, जिसे लूनी नदी का उद्गम यानी आरावली क्षेत्र कहा गया। चित्तौड़गढ़, कोटा, ये जो चंबल नदी है, या यहाँ से पूरा पाषाण के औजार पाए गए हैं। मेवाड़ हो, यहाँ से भी कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल की बस्तियां मिली हैं। कई प्रकार के खुरचनी, नुकीले औजार भी मिले। यानी राजस्थान की अगर बात करो, चित्तौड़गढ़ है, मेवाड़ है, चंबल नदी की जो घाटी है, वहां से हम लोगों के पूरा पाषाण काल की बस्तियां राजस्थान की लूनी नदी के आसपास मिले। अगला जो पूरा पाषाण की बस्तियां हैं, हम लोगों को गुजरात में साबरमती, माही और इसकी सहायक नदियों के आसपास से कह सकते हो कि पूरा पाषाण काल की बस्तियां, और वहां से अनेक प्रकार के औजार मिले। कहां से भैया मिले हैं? गुजरात में साबरमती नदी है, माही नदी है, और गुजरात की कुछ अन्य नदियां हैं, वहां से पूरा पाषाण काल के बहुत औजार मिले हैं। साबरमती जो नदी है, आरावली से निकल करके खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। सौराष्ट्र अगर हम लोग बात करें, तो सौराष्ट्र से भी पूरा पाषाण काल के अनेक औजार मिले हैं। जैसे हाथ की कुल्हाड़ी मिली है, खुरचनी मिली है, काटने का औजार मिला है, नुकीले औजार मिले हैं। इस प्रकार की चीजें हमें कह सकते गुजरात में साबरमती के नदी के किनारे मिले। अगला हम लोग कह सकते हैं कि नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी के आसपास से भी हम लोग कह सकते हैं कि वहां से भी पूरा पाषाण काल की बस्तियां और हम लोगों को औजार मिले हैं। नर्मदा नदी से भी मिला है। खास तौर से अगर आप देखेंगे, जो विंध्याचल का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, जो भोपाल का इलाका है, जो भीमबेटका है, वहां से हम लोगों को मध्य पूरा पाषाण काल की संस्कृति का भी आगमन होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। अगला जो हमारा रहेगा, जैसे अगर आप लोग देखेंगे, ताप्ती नदी हो, गोदावरी नदी हो, भीमा नदी हो, कृष्णा नदी हो, इन नदियों के आसपास से भी पूरा पाषाण काल की हम लोगों को कई सारी बस्तियां मिली हैं। ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, भीमा नदी, कृष्णा नदी, यहाँ से कह सकते हो कि हम लोगों को हाथ की कुल्हाड़ी मिली है, काटने का औजार मिला है, बेधक औजार मिला है, खुरचनी मिट्टी तोड़ने का औजार मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरेगांव से, चंदौली से, यहाँ से भी पूरा पाषाण की कई सारी बस्तियां हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। उसी प्रकार से पूर्वी भारत में अगर आप देखोगे, तो बिहार से भी हम लोगों को हाथ की कुल्हाड़ी, काटने का औजार और अनेक प्रकार के पूरा पाषाण के औजार मिले हैं। सिंह भूमि से बहुत सारी पूरा पाषाण की बस्तियां मिली हैं, ठीक है। दमोदर या घाटी से भी पूरा पाषाण के औजार हमको पाने की सूचना मिलती है। उसी प्रकार से उड़ीसा से भी कह सकते हैं कि पूरा पाषाण की बस्तियां हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। अगर आप देखेंगे, मालप्रभा, घाट प्रभा और कृष्णा की जो सहायक नदियां हैं, यहाँ से भी कह सकते हैं कि हम लोगों के पूरा पाषाण की काल की बस्तियां मिली हैं। मालप्रभा, घाट प्रभा या जो कृष्णा नदी है, वहां से हम लोगों को कह सकते भैया कि हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी और ब्लेड आदि प्रकार के पूरा पाषाण काल की बस्तियां
हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो पूरा पाषाण काल है, यहाँ के लोग कैसे रहते थे, वो लोग अपना जीवन कैसे जीते थे, या वो लोग अपना जीवन यापन किस प्रकार से कर रहे थे। यानी उनके जीवन यापन के तौर तरीके क्या हैं। पूरा पाषाण काल के जो लोग हैं, उनका जीवन यापन कैसे था या रहा होगा। देखिएगा, पूरा पाषाण की बस्तियों में भारतीय और मूल भारतीय यानी इंडियन भी जानवर मिला है और विदेशी जानवर भी मिले हैं। क्या बोला भैया? पूरा पाषाण काल की बस्तियों से हम लोगों को भारतीय जानवर और विदेशी मूल का भी जानवर मिला है। काफी मात्रा में इन जानवरों के अवशेष मिले हैं। अगर मैं बात करूं पूरा पाषाण बस्तियों से नर, वानर, जिराफ, कस्तूरी मृग, बकरी, भैंसा, गाय, सुअर, स्वदेशी मूल के पशु मिले हैं। अगर बंदर, जिराफ, मृग यानी हिरन, बकरी, भैंसा, गाय, ये सारा हमारा देसी जानवर मिले। उसी प्रकार से जैसे ऊंट, घोड़े अफ्रीका से मिले हैं। दरियाई घोड़ा, हाथी मध्य अफ्रीका से भारत लाए गए थे। हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमा से होकर के ये सभी लोग कह सकते आए हैं। अगर मैं बात करूं तो अधिकांश जानवर भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा से होकर के आए होंगे। अगर हम लोग बात करें पूरा पाषाण के जो लोग थे, जो मनुष्य भोजन के लिए अनेक स्रोतों पर निर्भर थे। इस बारे में जानकारी हमें जानवरों के अवशेष से मिले हैं। ठीक है? इन अवशेषों से पता चला कि लोग शिकारी और संग्रह करता थे। भैया पूरा पाषाण काल के जो लोग थे, वह जानवरों को मार करके खाते थे, उनका शिकार करते थे। इसी से लोग ये अपना जीवन यापन कर रहे थे, पूरा पाषाण के लोग। एक इलाके में रहने वाले मनुष्य पशुओं की संख्या के बीच संतुलन था। यानी जितना आदमी रहता था पूरा पाषाण काल में, उतना ही जानवर रहता था। और मनुष्य जानवरों का शिकार करके, उनको मार करके या उनका जो मांस था, उनको इकट्ठा करके ही लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। उस समय के लोगों के आसपास पाए जाने वाले जानवर संसाधन के भोजन नहीं, उस समय जो जानवर था उनका ही भोजन किया जाता था। मनुष्य छोटे और मध्यम आकार के जानवरों के खुले तौर से शिकार करते थे। यानी पूरा पाषाण काल में जो छोटा जानवर था या जो मीडियम टाइप के जानवर होते थे, उन्हीं का शिकार किया जाता था। ठीक है? ऐसा नहीं कि बहुत बड़े जानवर का शिकार कर देते थे। ठीक है? छोटे और मीडियम जानवर का। साथ ही जैसे हिरन है, गैंडा है और हाथी का भी शिकार करते थे। किसका भैया? हिरन का भी शिकार करते थे, गैंडे का भी शिकार करते थे और हाथी का भी शिकार करते थे। यानी उस समय कह सकते कि जानवरों का भोजन करके ही लोग अपना जीवन यापन करते थे। अगर मैं बात करूं जैसे बैल है, नीलगाय है, भैंसा है, चिंकारा, हिरन है, बारहसिंगा है, जंगली सुअर है, कई तरह के जैसे कछुआ है, मछली है, मधु है, फलदायक जैसे फल है, बीज है, पत्ते से भी अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। इनसे भी क्या या भोजन के रूप में कह सकते हो कि यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था। कहा जा सकता कि आज के वर्तमान शिकारी संग्रहकर्ता द्वारा शिकार किए जाने वाले जानवरों से अधिक महत्व शिकारी संग्रहकर्ता भोजन संग्रहित है। यानी पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य था, वह पूरी तरह से यानी टोटली शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में यानी जानवरों को मार करके और उनको खा करके ही अपना पूरा जीवन यापन कर रहे थे और ऐसा ही ये सब लोग रहते थे। पत्थरों की कई अगर मैं पूरा पाषाण की काल की बात करूं तो इनके पत्थरों पर कई प्रकार की चित्रकारी की गई है। यानी पूरा पाषाण से भैया जो पत्थर मिला है उस पर बहुत फोटो वोटू बना है, चित्रकारी भी की गई है। खुदाई से हमें पूरा पाषाण लोगों के रहन सहन और उनके सामाजिक जीवन के बारे में पता चला है। पूरा पाषाण के लोग कैसे रहते थे इसके बारे में भी हमें जानकारी पता चली है। सबसे पुरानी चित्रकारी हमें उत्तर पूरा पाषाण युग की है। विंध्याचल क्षेत्र में जो भीमबेटका है, वहां से हमको चित्रकारी मिली है कि प्रथम काल में उत्तर पूरा पाषाण काल में हरे और गहरे रंग का प्रयोग होता था। यानी यहाँ पर कलर जो हरा रंग का कलर होता है और जो गहरे रंग होते हैं उनका प्रयोग होता था। इन चित्रों में जैसे भैंस है, हाथी है, बाघ है, गैंडे का चित्र है। ये चित्र काफी बड़े हैं, 2 से 3 मीटर के हैं। पूरा पाषाण के लोग शिकारी जीवन ही जीते थे, इसकी भी जानकारी हमको पता चली है। खुदाई और चित्रकारी से पता चलता है कि शिकार ही उनके जीवन यापन का मुख्य साधन था। भैया पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य था वह पूरी तरीके से कह सकते हो कि जानवरों का शिकार करता था, उनसे ही अपना पूरा जीवन यापन वो कर रहे थे।
जानवरों का शिकार करके ही मनुष्य क्या कर रहा था, अपना पूरी तरीके से वो जीवन यापन कर रहे थे। और इसी तरह से वो अपना इनका इन चित्रों से पता चला है कि पूरा पाषाण काल के लोग छोटे-छोटे ग्रुपों में रहते थे। छोटे-छोटे ग्रुपों में, समूहों में रहते थे और उनका निर्वाह पशुओं और पौधों पर ही निर्भर था। यानी पूरा पाषाण काल के जो लोग थे, वह पूरी तरीके से जानवरों का शिकार करते थे और उनको खा करके, या जो पेड़-पौधे हैं, उनसे अगर कुछ मिल जाता था, उसको खा करके ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। ठीक है? तो पूरा पाषाण काल मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे आपके एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक, हमारा पॉइंट रहेगा मध्य पाषाण युग। देखिएगा, अब हम लोग पूरा पाषाण के काल के बाद मध्य पाषाण युग को पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, मध्य पाषाण युग का आरंभ 8000, ठीक है, बीसीई के आसपास हुआ है। ठीक है? या पूरा पाषाण और नव पाषाण युग के बीच का समय है। ये जो मध्य पाषाण युग क्या है, या जो पूरा पाषाण है और जो नव पाषाण है, इसके बीच के टाइम को कहा जाता है। धीरे-धीरे तापक्रम बढ़ा और मौसम धीरे-धीरे सूखा होने लगा। यानी धीरे-धीरे आप कह सकते हैं कि परिवर्तन आया। परिवर्तन से मनुष्य के जीवन काफ़ी प्रभावित हुआ। मध्य पाषाण काल में पशु-पक्षी और पेड़-पौधों की किस्में और प्रजातियों में परिवर्तन आया। यानी आदमी में भी परिवर्तन आ रहा था। धीरे-धीरे मौसम गर्म हो रहा था और सूखा मौसम होने लगा और इस समय पशु-पक्षियों में, पेड़-पौधों में भी परिवर्तन आ रहा था। औजार बनाने की तकनीकी में भी, यानी पहले की अपेक्षा जो अब औजार थे, उसके तरीके में भी चेंज आ गया था और छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा। यानी अब छोटे-छोटे पत्थरों का या छोटे-छोटे औजारों का प्रयोग किया जाने लगा। मनुष्य मूलतः शिकारी संग्रह करता ही रहा। अभी भी आदमी शिकारें करता था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। मध्य पाषाण युग में भी जो लोग थे, वह शिकार करके ही, जानवरों को मार करके ही अपना पूरा जीवन यापन कर रहे थे। पर शिकार करने की तकनीकी में परिवर्तन आ गया था। यानी शिकार तो लोग करते थे और जानवरों को मार करके ही वो लोग खा रहे थे, लेकिन अब जो शिकार करने का तौर तरीका था, वह बिल्कुल बदल चुका था। अब ना केवल बड़े बल्कि छोटे जानवरों का भी शिकार होने लगा था। क्या भैया, छोटे जानवरों के साथ साथ अब बड़े जानवरों का भी शिकार होने लगा। मछली पकड़ने लगे, यानी अब मछलियों को भी पकड़ा जाने लगा और पक्षियों का भी शिकार होने लगा। किसका किसका? यानी अब तालाब में, नदी में कह सकते कि जो मछलियां होती हैं, मछलियों का भी शिकार होने लगा और पक्षियों का भी शिकार होने लगा। कब? मध्य पाषाण युग में। यह भौतिक और पारिस्थितिक परिवर्तन औजार की हुई चित्रकारी से पता चलता है। अब इस युग में हम कुछ औजारों को, इस समय के कौन कौन से औजार हैं, अगर हम लोग बात करें कि मध्य पाषाण युग के कौन कौन से औजार हैं, तो यहाँ पर जो सबसे खास औजार है उसका नाम है ब्लेड। ब्लेड, खास तौर से आप ब्लेड को जानते होंगे। ब्लेड क्या होती है? यह एक प्रकार का विशेषी परत होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई दोगुनी होती थी। इसका उपयोग संभवतः काटने के लिए, यानी मध्य पाषाण युग में ब्लेड का यूज होता था, जिसका यूज क्या करते थे भैया? काटने के लिए करते थे। मध्य पाषाण युग में औजार की तकनीकी में फ्लोटिंग कहा जाता है। इसमें सारा मात्र यानी प्लेटफॉर्म के नुकीले सिरे पर प्रहार होता था। हमें कुछ धारदार ब्लेड भी मिले हैं, या चौड़े, मोटे और लंबे होते थे। यानी ब्लेड जो था ये धारदार होता था, इसमें कुछ चौड़ा भी होता था, कुछ मोटे भी होते थे और कुछ लंबा भी होता था। ब्लेड को धार देने के लिए और ब्लेड में पैनापन लाया जाता है। यानी अब जो ब्लेड था वह काफी धारदार था और उसमें पैनापन लाने के लिए भी काम किया जा रहा था ब्लेड। दूसरा जो औजार है कोर, कोर है। कोर साधारणतः आकार में बेलनाकार होता था। जैसे बेलन का आकार होता था, उस प्रकार से कोर होता था, जिसकी पूरी लंबाई में, ठीक है, फ्रूटिंग के निशान होते थे। ये ब्लेड कोर होता था। अगला नुकीले औजार, यहाँ पर कह सकते हैं कि नुकीले औजारों का भी बड़ा प्रयोग होता था। नुकीला औजार एक प्रकार का टूटा हुआ तिकोना का ब्लेड था। तिकोना जैसे मान लो कि ऐसे निकल जाता था, इसको बोलते निकल। इसके दोनों सिरों पर ढलुआ धार होती थी, यानी दोनों सिरों पर, यानी एक सिरा ढलुआ धार होती थी। इसके सिरे सरल और रेखीय, वक्रारेखीय हो सकते। अगला तिकोना। तिकोना क्या? इसमें साधारणतः एक सिरा और एक आधा सिरा होता था। इसके सिरे को धारदार बनाया जाता था। इसका उपयोग काटने के लिए, यानी ज्यादातर चीजों का जो प्रयोग है काटने के लिए, चीरने के लिए ही किया जाता था। नवचंद्राकार एक बड़ा औजार मिला है। नवचंद्राकार, देखिएगा, नवचंद्राकार औजार भी एक तरह का ब्लेड ही होता था। ये नवचंद्राकार जो है,
या भी भैया ब्लेड ही होता है, लेकिन इसका सिरा वृत्ताकार होता था, वृत्त जैसे होता है यानी गोलाकार, वृत्ताकार होता था या वृत्त वृत्त के आकार में होता था, ठीक है। हिस्सा का समान मालूम होता था। इसका उपयोग अवतल कटाई के लिए किया जाता था। कैसी? अवतल जो कटाई होती थी उसके लिए किया जाता था, जो नवचंद्राकार। अब देखो कुछ औजार हैं, देखो परिष्कृत किया हुआ ब्लेड और नुकीले औजार। ये फोटो बनी है इस समय, कह सकते कि मध्य पाषाण युग में, कह सकते हो कि इस प्रकार के औजारों का प्रयोग। देखो ये थोड़ा नुकीला है, नुकीलापन है, यहाँ भी नुकीला है, यहाँ भी हल्का नुकीला है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा पैनापन दिया गया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है। ब्लेड है। समलंब औजार का बड़ा प्रयोग होता था। यह एक ब्लेड के समान दिखाई देता था। इसके एक से अधिक सिरे धारदार होते थे। किसी किसी समलंब औजार के तीनों सिरे धारदार होते थे। जैसे देखो ये तिकोना इसको बोलते हैं, तीन कोने ना, एक कोना, दो कोना, तीन कोना। इनमें देखो, देखा इसमें धनुष के आकार का है, ठीक है। जैसे त्रिकोणा है, नौ चंद्राकार है। समलंब औजार, समलंब का समान लंबाई है, या इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ठीक है। ये नौ चंद्रकार है, जैसे आधा चंद्रमा होता है, उस नौ चंद्रकार उसको बोलता है, ठीक है। इस प्रकार के कुछ औजार होते थे, समलंब औजार। देखो एग्जाम में अगर ये आएगा तो यहाँ इसकी आप लोग फोटो जरूर बना करके आना, ठीक है। इसका डायग्राम आप लोग जरूर बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मध्य पूरा पाषाण युग की बस्तियां हम लोगों को कहां कहां से प्राप्त हुई हैं, यानी जो मध्य पाषाण काल है उसकी बस्तियां कहां कहां से मिली हैं। तो पहला अगर आप देखेंगे, राजस्थान के इलाकों से हमें मध्य पाषाण युग की बस्तियां मिली हैं। यहाँ से हम लोगों के सूक्ष्म औजार मिले, सूक्ष्म औजार काफी मात्रा में मिले हैं। यहाँ पर पाई गई बस्ती तिलवारा से हैं। तिलवारा दो सांस्कृतिक चरणों में पाए जाते हैं, यानी जो राजस्थान में जो तिलवारा है वहां से कह सकते हो इसकी हम लोगों को यहाँ से बस्तियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। जैसे तिलवारा है और यहाँ से मिली है। देखो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान से बहुत सारी चीजें मिली हैं, तो उसमें कह सकते हो कि मध्य पाषाण युग में भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है। अगर आप देखेंगे पहला चरण में, अगर आप पाषाण मध्य पाषाण काल की बात करोगे तो इस चरण की औजार सूक्ष्म औजारों का पाया जाना, यहाँ पर जो सूक्ष्म औजार होते थे यानी थोड़ा छोटे औजार होते थे वो खूब मिले। दूसरे चरण में चाक पर बने हुए औजार, चाक मतलब समझते हो कि चाक पर बने, यानी यानी मिट्टी के बर्तन या लोहे के टुकड़ों जैसे सूक्ष्म औजार भी यहाँ से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। अगर आप देखेंगे बंगोर राजस्थान के नदी से भी हमें यहाँ पर कुछ औजार प्राप्त हुए हैं। अगर अगर आप देखेंगे तो जो मध्य पाषाण युग है, मध्य पाषाण काल की बस्तियां हमें गुजरात में काफी मिली है। गुजरात की अगर बात करूं तो गुजरात में ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी है, माही नदी है, साबरमती नदी है। नदियों का नाम याद रखना, गुजरात में ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, माही नदी और साबरमती की नदियों के आसपास से हम लोगों को मध्य पाषाण युग की काफी बस्तियां मिली हैं। यहां से अगर बात करूं तो जो देखो गुजरात में अगर आप देखेंगे तो औजार कौन कौन से मिले, जैसे ब्लेड मिला, तिकोना औजार मिला, अर्ध नौ चंद्रकार औजार मिला, खुरचनी मिले और तक्षणी के जो औजार हैं वह हमें काफी प्राप्त हुए। और गुजरात में नदियां ताप्ती है, नर्मदा है, माही और साबरमती नदियों के किनारे से मध्य पाषाण युग की हमें काफी बस्तियां मिली हैं। उसी प्रकार से विंध्या और सतपुड़ा जो है वहां से भी मध्य पाषाण काल की अनेक बस्तियां मिली हैं। अगर मैं बात करूं प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उत्तर प्रदेश से भी हमें ये अध्ययन किया गया है। यहाँ पर अगर कैमूर पर्वत श्रृंखला से मध्य पाषाण काल की बस्तियां मिली हैं। खास तौर से उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो वहां से हमें इसकी बस्तियां मिली हैं, और साथ में मध्य प्रदेश जो भीमबेटका है वहां से भी मध्य पाषाण काल के भी हमको औजार मिले हैं। भीमबेटका में पारिस्थितिक संतुलन बसने के लिए अनुकूल था। भीमबेटका के दक्षिण में होशंगाबाद से भी मध्य पाषाण युग की हमें बस्तियां मिली हैं। कोंकण का जो इलाका है, खास तौर से कोंकण के तटीय इलाकों से भी हम लोगों को मध्य पाषाण काल की बस्तियां मिली। कोंकण का जो इलाका है शायद आप लोग कह सकते हैं गोवा और महाराष्ट्र के जो इलाके हैं, उन कोंकण के तटीय इलाकों से भी हमें कह सकते हो कि मध्य पाषाण काल की बस्तियां मिली। खास तौर से धूलिया और पूना जिले से यहाँ से सूक्ष्म औजार भी प्राप्त हुए हैं। अगला कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल की जो बस्तियां हैं हम लोगों को महाराष्ट्र के कुछ इलाके जैसे छोटा नागपुर है और उड़ीसा से भी प्राप्त हुए हैं। बंगाली डेल्टा और ब्रह्मपुत्र नदियों से भी हमें कह सकते हैं कि सूक्ष्म औजार मध्य पाषाण बस्तियों के मिले हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल में
दामोदर नदी के किनारे से भी कह सकते हैं कि यहाँ खुदाई की गई है, जहाँ से सूक्ष्म औजार हम लोगों को प्राप्त हुए। मेघालय की गोरा पहाड़ियों में भी कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल के काफी कुछ औजार या हम लोगों को बस्तियां प्राप्त हुई। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें मध्य पाषाण काल की जो बस्तियां हैं, वह कृष्णा नदी और भीमा नदी के किनारे से भी बस्तियां मिली हैं और यहाँ से मध्य पाषाण काल के बहुत सारे सूक्ष्म औजार हमको मिले हैं। ये सूक्ष्म औजार 9 पाषाण संस्कृति चरण में पाए गए हैं। कर्नाटक के पठार के पश्चिमी किनारे स्थित, ठीक है, यहाँ से भी अनेक औजार मिले, जैसे नुकीले औजार, कोर और अर्ध चंद्रकार औजार यहाँ से काफी कुछ मिले। तो ये क्या कह सकते हैं भाई, मध्य पाषाण काल में कौन कौन से औजार हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, और खास तौर से उनकी बस्तियां, दो चीजें हमने पढ़ी। अब हम लोग बात करें कि मध्य पाषाण काल के जो लोग थे उनका जीवन यापन कैसे था। एक चीज मैं बताऊं, मध्य पाषाण काल में भी जो मनुष्य था वह मूलतः शिकारी संग्रह करता ही था, यानी जानवरों का शिकार करता था और यहाँ कह सकते हो कि उसी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। आरंभिक मध्य पाषाण बस्तियों से जानवरों में जैसे भेड़ है, यानी शुरू की जो मध्य पाषाण कालीन बस्तियां वहां से जानवरों में जैसे भेड़ है, बकरी है, भैंस है, सुअर है, कुत्ता है, हाथी है, दरियाई घोड़ा है, ठीक है, गावल है, गीदड़ है, भेड़िए है, चीते हैं, बारहसिंघी है, खरगोश है, काला हिरण है, मृग है, कछुआ है, न्योले है, छिपकली है, मवेशी के अवशेष पाए गए। यानी इनका शिकार होता था और ये सारे चीज कर रहे थे या इनको ये लोग भोजन के रूप में यूज करते थे। इनमें से बहुत सी प्रजातियां मध्य पाषाण काल की विद्यमान हैं। मध्य पाषाण काल में कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर खास तौर से जंगली भेड़, जंगली बकरी, गधा सॉरी, हाथी, लोमड़ी, दरियाई घोड़ा, खरगोश, छिपकली, चूहा, मुर्गी, कछुआ आदि नहीं पाए गए हैं, ठीक है। यहाँ से जंगली भैंसा, ऊंट, भेड़िया, गैंडा, नील गाय मध्य पाषाण काल के अंतर्गत, यानी अगर आप देखेंगे तो मध्य पाषाण काल में लोग जंगली भैंसा, ऊंट, भेड़िया, गैंडा और नील गाय जो है यहाँ से पाए गए हैं। ये प्रजातियां आरंभिक मध्य पाषाण युग में अनुपस्थित थी। किसी विशेष काल में पशुओं का पाया जाना ना पाया जाना, जलवायु, भाई कोई भी पशु वहां मिल रहा है नहीं मिल रहा है, खास तौर से जलवायु या वातावरण पर काफी कुछ निर्भर करता है। अगर मैं मध्य पाषाण काल की बात करूं तो मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य पाषाण काल का जो मनुष्य है वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन कर रहे थे, ठीक है। मध्य पाषाण युग की अनेक बस्तियां, कि अगर हम लोग बात करें जैसे लांगनाज और तिलवारा से मछली, कछुए, खरगोश, नेवले, शाही मृग, नीलगाय के अवशेष पाए गए। ऐसा प्रतीत होता कि भोजन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता था। मध्य पाषाण काल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मछली, कछुए, खरगोश, मृग यानी हिरण को बोलते हैं, नीलगाय, इनके अवशेष मिले, यानी इनका शिकार या इनका प्रयोग होता था। शिकार करने और मछली मारने के अलावा मध्य पाषाण युग में लोग जंगल से जो फल फूल मिलता था या जो शहद वहद मिलती थी, इसको भी इकट्ठा करके वो लोग भोजन के रूप में प्राप्त करते थे। ऐसा प्रतीत होता है पौधों से प्राप्त भोजन शिकार से प्राप्त भोजन की अपेक्षा अधिक सुलभ था। यानी मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वह यानी पौधों से जो प्राप्त यानी जंगलों से जो भोजन वोजन मिलता था उसको भी करते थे और जानवरों का शिकार करके भी ये लोग अपना उनको भी खा करके अपना जीवन यापन करते थे। यानी मध्य पाषाण काल का जो मनुष्य है वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ इलाकों में घास, खाने योग्य जड़, बीज, काष्ठ, फल फल काफी मात्रा में थे। लोग भोजन के साधन में इनका प्रयोग करते होंगे। कुछ वर्तमान शिकारी संग्रहकर्ता के संदर्भ में यह तर्क दिया गया कि उनका मुख्य भोजन फल फूल ही था, यानी कुछ लोग सिर्फ फल फूल ही खाते थे। शिकार से प्राप्त भोजन केवल पूरक ही काम आता था। मध्य पाषाण काल के लोग मांस और पेड़ पौधे से प्राप्त भोजन को दोनों को कर रहे होंगे या इनको बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पौधों के अवशेष जल्दी नष्ट हो जाते। यह भी तर्क दिया जा सकता है कि काफी हद तक भोजन पूर्णतः शिकार, देखो यहाँ पर जो भोजन था वह पूरी तरीके से शिकारी संग्रह करता ही था, यानी जानवरों का शिकार करके भोजन किया जाता था और पेड़ पौधों से उनको जो कुछ भी मिल जाता था या जो कुछ भी प्राप्त हो जाता था, ठीक है,
उससे भी खा करके वो लोग क्या करते थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपना जीवन चला रहे थे। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पत्थरों की गुफाओं से हमें दीवारों पर बहुत सारे चित्र मिले। मध्य पाषाण की अगर गुफाओं देखेंगे तो उनकी दीवारों पर भैया बहुत फोटो बना हुआ है, जिससे पता चलता है कि मध्य पाषाण युग के मनुष्य का सामाजिक जीवन और उसका आर्थिक क्रियाकलाप की काफी जानकारी मिली है। भीमबेटका, आदमपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, यहाँ से मध्य पाषाण काल की गुफाओं में से चित्रकारी मिली है। चित्रों से शिकार करने, भोजन करने, मछली पकड़ने और सभी चीजों की जानकारियां मिलती हैं। भीमबेटका से भी काफी चित्र मिले हैं। इनमें से बहुत से जानवर जैसे जंगली सुअर है, भैंसा है, बंदर है, नीलगाय है, इनके चित्र मिले हैं। इन चित्रों से, नक्काशियों से इनके हमें यौन संबंध, इनके बच्चों के जन्म और बच्चों के पालन पोषण और शव दफनाने से संबंधित, यानी लोग बच्चों को दफनाते भी थे, शव दफन किए जाते थे और इनके अनुष्ठानों यानी पूजा पाठ की भी जिम्मेदारी हमें इनकी गुफाओं में बने हुए चित्रों से मिलती है। इन सब बातों से यह संकेत मिलता है कि मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल की अपेक्षा अधिक संगठित था। यानी भैया जो मध्य पाषाण काल है वह पूरा पाषाण काल से काफी बेहतर था, अधिक ज्यादा संगठित था। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य पाषाण युग के लोगों का धार्मिक विश्वास जरूर रहा होगा और पारिस्थितिक और भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित थे। यानी इनका जो मध्य पाषाण काल के लोग हैं यह हमको धार्मिक भी प्रतीत होते हैं, जो कि हमें इनकी गुफाओं में बने हुए चित्रों से पता चलता है। साथ ही हम लोग कह सकते हो कि इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण का प्रभाव भी इन लोगों पर काफी हद तक पड़ा जरूर रहा होगा। तो खास तौर से आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन इसमें से करवाए हैं, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। इसमें से जो भी चीजें बची हुई हैं, उसको हम लोग कल वाली क्लास में जरूर कर लेंगे। अगर आपका कोई सवाल है, तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा तो मेरे से कर लीजिएगा, ठीक है? और मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा, जो भी कुछ भी आपको पूछना होगा, ठीक है?